नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है और इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, जल गैस, भाप अंगार गैस, वाटर गैस क्या है? तो CO+H2 का मिश्रण होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जल गैस क्या है, भाप अंगार गैस क्या है, वाटर गैस क्या है? तीनों एक ही है। CO+H2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? जल गैस कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? लाल रक्त तप्त कोक पर जब जल वाष्प गिराते हैं तो किसका निर्माण होता है? CO+H2 का निर्माण होता है। और CO+H2 को ही क्या कहते हैं? जल गैस या वाटर गैस कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोल गैस क्या है? CO+H2+CH4 के मिश्रण को क्या कहते हैं? कोल गैस कहते हैं। उत्पादक गैस, निर्माता गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो CO+N2 के मिश्रण को उत्पादक गैस, निर्माता गैस या प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, CH के साथ दो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं तो इसका IUPAC नाम क्या है? तो आइसोप्रोपिल है। आइसोप्रोपिल है इसका IUPAC नाम। लाल चींटी को क्या कहते हैं? तो लाल चींटी को क्या कहते हैं? फार्मिका कहते हैं। लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में नेटल प्लांट की पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है। किसमें? लाल चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नेटल प्लांट की पत्ती में फार्मिक एसिड पाया जाता है। और फार्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है HCOOH। मधुमक्खी के काटने पर लगी जलन व दर्द को दूर करने के लिए घरेलू उपचार क्या है? देखिए, जब मधुमक्खी का डंक लगता है तो कौन सा एसिड लगता है? फार्मिक अम्ल वहाँ पर होता है। तो एसिड को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बेस का प्रयोग करेंगे। और हमारे घरों में कौन सा सार उपलब्ध होता है? बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, ये हमारे घरों में उपलब्ध होता है। और मधुमक्खी के काटने पर लगी जलन और दर्द को दूर करने के लिए घरेलू उपचार के रूप में बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर का अन्य नाम क्या होता है? इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। किसको? बेकिंग पाउडर को। अगला प्रश्न देखिए, तत्व यौगिक हमेशा डैश द्रव्य होता है। तो तत्व और यौगिक होते हैं वो हमेशा और हमेशा शुद्ध द्रव्य होते हैं। द्रव्य का मतलब यहाँ पदार्थ से है। तो तत्व यौगिक हमेशा क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। जबकि मिश्रण क्या होता है? हमेशा अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण क्या होता है? हमेशा अशुद्ध पदार्थ होता है। गैसों में संपीड्यता की बात करें तो सबसे ज़्यादा संपीड्यता पाई जाती है किनमें? गैसों में। उसके बाद द्रव्य में। और सबसे कम संपीड्यता का गुण किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। बेरिलियम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन क्रमशः कितने हैं? देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो 4 प्रोटॉन होते हैं, 5 इसमें न्यूट्रॉन होते हैं और 4 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेरिलियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बेरिलियम में 4 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है तो 9 इसकी द्रव्यमान संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इंग्लिश मीनिंग आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्ध्वपातन को सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन का गुण किसमें पाया जाता है? एक तो नौसादर में पाया जाता है। नौसादर जिसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र NH4Cl होता है। कपूर, नैप्थेलिन, शुष्क बर्फ, ठोस CO2 और बेंजोइक एसिड, इनमें ऊर्ध्वपातन का यानी सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। यानी सब्लिमेशन किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। इसमें कौन सी अवस्था नहीं आती है? द्रव लिक्विड अवस्था इसमें नहीं आती है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंगे हैं तो ध्वनि तरंगे कैसी होती है?
ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है। इनमें जो कंपन होते हैं वो संचरण की दिशा के अनुदिश होते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। इनमें कंपन होते हैं वो संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कौन सी है? तो स्प्रिंग में अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। जो स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है? तो इसमें अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न होती है। वह तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है वे तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती है। कौन सी तरंग कहते हैं? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंगों की चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, वह तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम में भी चल सकता है और निर्वात में भी गमन कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग है एक, तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा का एम.के.एस पद्धति में मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एम.के.एस पद्धति में मात्रक होता है जूल, और सी.जी.एस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इस किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? जूल कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? सी.जी.एस पद्धति में, एम.के.एस पद्धति में जूल होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। आगे देखिए, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। और विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू का मात्रक होता है आवेश, क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और टी का मतलब क्या होता है? टी का मात्रक होता है सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को ही क्या कहते हैं? कूलाम प्रति सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी हो सकता है, कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि कूलाम प्रति सेकंड को ही क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेनकाइन तापमापी का न्यूनतम संभव तापमान कितना है? रेनकाइन तापमापी का न्यूनतम संभव तापमान होता है 0 डिग्री रेनकाइन। परम शून्य ताप कितना होता है? 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। एक पाउंडल कितने डाइन के तुल्य होता है? एक पाउंडल कितने डाइन के तुल्य होता है? तो 13,825.5 डाइन के तुल्य होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो विद्युत जनित्र बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक न्यूमेरिकल दिया गया है, एक बल्ब 100 वाट 200 वोल्ट की एक 160 वोल्टता से जोड़ा गया है, शक्ति ह्रास क्या होगा? देखिए बल्ब है, यहाँ पर देखिए चित्र में बल्ब दिया गया है जिसकी पावर दी गई है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट इसकी पावर दी गई है और 100 वाट दी गई है और इसकी वोल्टता दी गई है 200 वोल्ट। और ये इस बैटरी की जो पावर है वो कितनी है? 160 वोल्ट है। तो P यानी शक्ति क्या, शक्ति बराबर पावर बराबर क्या होता है? V स्क्वायर बटा R होता है। R यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध है। तो P का मान यहाँ पर दिया गया है कितना? 100 दिया गया है। P का मान कितना दिया गया है? प्रश्न में 100 दिया गया है और R का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो 100 बराबर V स्क्वायर, V का मान दिया गया यहाँ पर 200, तो 200 स्क्वायर बटा R, तो ये हो जाएगा आपके R बराबर क्या हो जाएगा? 200 इंटू 200 बटा 100, तो R का मान आ जाएगा 400 ओम। अब याद कर लेंगे P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो P बराबर V का मान कितना है?
बैटरी की वोल्टता लेंगे अब की बार, तो 160 इंटू 160 बटा आर का मान हमने अभी निकाला है 400 ओम, तो ये 400 ओम आ गया। तो 400 ओम आ गया, तो जो कट रहे हैं काट दो, एक 0 से 0 कट रहे हैं, और 4 का भाग देंगे 16 में 4 बार, 16 चौक 64, 64 इंटू 4, तो 16 चौक 64 वाट आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 64 वाट हो जाएगा। शक्ति ह्रास किसके कारण होता है? शक्ति ह्रास होती है वो वोल्टता के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर क्या होगा? जब सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड चूने की मात्रा अधिक होती है तो क्या होगा? जमते समय दरारें पड़ जाएगी। सीमेंट में चूने की मात्रा अधिक होगी तो जमते समय दरारें पड़ जाएगी। सीमेंट क्या है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है सीमेंट क्या है, तो सीधा ही देते हैं मिश्रण तत्व यौगिक, तो मिश्रण है। सीमेंट क्या एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। सीमेंट के घटक कौन कौन से है? देखिए, चूना, सीमेंट का घटक है चूना। सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पाया जाता है सीमेंट में, सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना, लगभग 60% इसकी मात्रा होती है। इसके बाद एल्यूमिना, जिसका रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। जिप्सम CaSO4 2H2O, सिलिका SiO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, लो ऑक्साइड Fe2O3। ये क्या है? ये सीमेंट के घटक है, इनकी मात्रा सीमेंट में मिलाई जाती है। सीमेंट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा घटक पाया जाता है? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 60% मिलाया जाता है। अगला देखिए, यदि सीमेंट में एल्यूमिना Al2O3 की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? सीमेंट शीघ्रता से जमेगा। अगर सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक होगी तो सीमेंट है वो शीघ्रता से जमेगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकता है, कौन रोकता है? जिप्सम। जिप्सम मिलाएंगे तो क्या होगा? सीमेंट शीघ्रता से नहीं जमेगा। सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने का कार्य कौन करता है? जिप्सम करता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर का कार्य है, तो वोल्टता को कम या अधिक करने का कार्य किसका है? ट्रांसफार्मर। वोल्टता को घटाने और बढ़ाने का प्रयोग किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अगला प्रश्न देखिए, DC को AC में परिवर्तित करता है, तो DC को डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में परिवर्तित कौन करता है? इन्वर्टर करता है। जबकि अल्टरनेट करंट AC वोल्टता को DC वोल्टता में परिवर्तित करता है रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत मोटर करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, किन पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो तापमान पर, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, यदि एक चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उस चालक तार की प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान तापमान पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा।